नमस्कार। आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो मध्य प्रदेश में भी ट्रिपल टी फॉर्मूला लागू होगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें सबसे पहले कि आखिर ये ट्रिपल टी फॉर्मूला क्या कुछ होगा, जो कि इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहली अगर बात करें तो ट्रिपल टी के लिए किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ट्रिपल टी इस फॉर्मूले के अंतर्गत किसी भी मामले की जांच या पुष्टि होने के बाद उसे टारगेट किया जाता है, ताकि किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। ट्रिपल टी फॉर्मूला के लिए दक्षिण कोरिया में कोरोना काल के समय इसे फॉलो किया गया था, जिसके बाद यहां कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी। ये बात तो हुई दक्षिण कोरिया की। ट्रिपल टी फॉर्मूला को वहां पर ट्रेस टेस्ट ट्रीट का नाम दिया गया था। दक्षिण कोरिया के बाद इस फॉर्मूले को इटली के एक शहर में भी लागू किया गया था। यहां भी यह फॉर्मूला कारगर साबित हुआ था। तो आपको बता दें, न केवल मध्य प्रदेश में इसकी क्यों जरूरत है, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ट्रिपल टी का फॉर्मूला मिला, यह कहना है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने बताया कि अगले महीने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की जाएगी। तो तमाम विषयों पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है और विपक्ष की ओर से क्या बयान सामने आया। सिलसिलेवार वो सुनवा देते हैं आपको। ट्रिपल टी का फार्मूला दिया है, विषय दिया है ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट। आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी पीएफआई और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। बहुत से कानून बनाए, इन्हें कहा था कि कश्मीर पंडितों को वापस भेजेंगे कश्मीर में। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं तो आज कर रहे हैं, जब इन्होंने 370 हटा दी और बहुत सी घोषणाएं कर दी कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया कश्मीर में। आज भी कश्मीर की हालत पहले से बहुत बद से बदतर हो गई है। तो आपने पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी सुन लिया और अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में यह फॉर्मूला किस प्रकार से लाभदायक होगा, क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विषय विशेषज्ञ जो मध्य प्रदेश के न केवल राजनीतिक विषयों की समझ रखते हैं बल्कि साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी बहुत मजबूत पकड़ है। ऐसे हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का पुनः बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपसे। मध्य प्रदेश की स्थिति को सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या वाकई में, और जिस प्रकार से हमने पिछले समय में देखा था, चाहे वो पीएफआई पर कार्रवाई हो, जिस तरह से सिलसिलेवार हुई थी, बहरहाल इस ट्रिपल टी टेस्ट फॉर्मूला के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार आपको नजर आता है? देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को आगे की ध्यान से लेकर के सुदृढ़ रखना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और मुझे ये लगता है कि जो नई नीतियां, नए नियम और नई व्यवस्थाएं ला करके कानून व्यवस्था की जो समीक्षा की जा रही है, उसके पीछे कुछ निहितार्थ हैं, कुछ दूरगामी परिणामों को या दूरगामी संशय और संदेहों को ध्यान में रख करके सारी व्यवस्था की जा रही है। अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था, तो वहां एक अधिकारी से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिस प्रयोग में हमें कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए जो वातावरण बन रहा है उसको रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। ये बात जब थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि सीएए के लिए जो आंदोलन हुआ था
वो तो सबको मालूम था कि उसमें कोई ऐसा विषय था ही नहीं जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत थी। क्योंकि जो कानून बनाया था वो तो केवल उन लोगों के लिए था कि जो 3 देशों से भारत में आए हैं, उनकी नागरिकता का प्रश्न है। लेकिन इसके बावजूद भी एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। उसके बाद जो है जो जिन कानूनों को लेकर के किसान आंदोलन हुआ, वो भी सबकी समझ में आया कि किसान आंदोलन कोई किसानों के लिए तो हुआ नहीं था जी। और उन्होंने किसानों के लिए कोई भी ऐसी चीज ली नहीं जिसके आधार पर उस आंदोलन को। इसके बाद आप ये देखिए कि देश भर में छोटी छोटे बातों पर बड़े बड़े हमले हो रहे थे। तो एकदम से अब जब जिस अधिकारी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देश के अंदर मुस्लिम समाज के आड़ लेकर के जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उनको सरल करते हुए पीएफआई की गतिविधियां शुरू हो गई थी और एक बड़ा हमला होने वाला था। उस हमले को रोकने से पहले ही उसको रोकने की दृष्टि से ही पीएफआई पर हमला वो जो है जांच कर दी और उसके ऊपर शिकंजा कस लिया। तो ये जो परिस्थितियां बता रही हैं कि आने वाले समय में कुछ चीजें और बाधक होंगी। आप देखिए, ये कोई मतलब सहज और भारत की कल्पना का विषय नहीं है। आप पूरे विश्व में जब उठा करके नजर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ समुदाय के लोग हिंसक वातावरण निर्मित करके और उस देश में अस्थिरता पैदा करते हैं। और ये अस्थिरता भारत में पैदा करने का दौर है, क्योंकि शासन व्यवस्था का तौर तरीका बदल गया, कानून व्यवस्था का तौर तरीका बदल गया, न्याय व्यवस्था का तौर तरीका बदल गया। और आप देखिए, मीडिया में भी खबरों का एक नया पैटर्न आने लग गया। तो जो एक सारी चीजें मैं कहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक परिवर्तन जैसा दिख रहा है, उस परिवर्तन को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे और जो हजम नहीं कर पा रहे वे हमले जैसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे। इसके लिए ये सारी चीजें हो रही है, सारी कसरत हो रही है। मैं अभी इतना ही समझ पाया हूं इसको। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सर बहुत अच्छी बात मुझे ये भी समझ में आई, क्योंकि हमारे देश में तो कुछ विषयों पर बहुत बवाल हो जाता है। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है सर कतर में, वहां पर इतने कठिन कानून है और उससे विदेशी सैलानियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी चीजें हमें समझनी होगी। खैर, एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। संदीप सर, ये टेस्ट, टारगेट और टर्मिनेट, यानी सबसे पहले तो उस चीज को ट्रेस करना है, उसके बाद जो टारगेट सेट किया है और उसको नेस्तनाबूद कर देना। अब वो चाहे वो आतंकवाद के विषय को लेकर हो या फिर ऐसा विषय हो जहां पर हमने देखा है चाहे वो ड्रग पेडलर्स हो, तस्करी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है। तो ये तमाम उन चीजों पे रहेगा। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में ये कितना अनुकूल है और कितनी ज्यादा जरूरत आप समझते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए विवेक जी, एक चीज को हमें जानना पड़ेगा कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अर्धसैनिक बल है और चाहे पुलिस बल है, इसके तो ये रहे हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है जी। क्योंकि हम है किस लिए, पुलिस है किस लिए जी, अर्धसैनिक बल है किसके लिए जी, और जांच एजेंसियां है किसके लिए, ये एक अलग बात है। लेकिन मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आमतौर पर शांति वाला राज्य माना जाता है। हमारे यहाँ कुछ इलाके छोड़ दें आप, मालवा निमाड़ को छोड़ दें या जबलपुर के आसपास के इलाके को, तो ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती हैं जिससे हमें ये लगे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा इस तरह का माहौल बन रहा है। कोशिश वाकई में आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोग जो चाहे समुदाय से जुड़े हों, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हों, चाहे व्यक्ति विशेष से जुड़े हों, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मेरे मतलब एक सवाल जरूर उठता है कि हमारे यहाँ भी कई घटनाएं हुई है ना, घटनाओं के बाद आप नेस्तनाबूद करते हैं। क्यों हमारी पुलिस का इस तरह का प्रभाव समाज पर नहीं बन पा रहा है कि लोग अपराध करने से बचें, या इस तरह के नेटवर्क अपनी गतिविधि को अंजाम दे, उससे पहले उसे ब्रेक कर दें आप? क्योंकि हमने कई घटनाएं देखी है ना। तो आज जरूरत इस बात की है कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो ठीक है, लेकिन पुलिस की और मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों को और सख्त करना होगा। सिर्फ कहने की बात नहीं है ये आपकी दिखनी चाहिए। पुलिस का एक रौब होना चाहिए, पुलिस की कार्यशैली होनी चाहिए और जांच एजेंसियों का काम इस तरह से होना चाहिए
कि जो लोग ऐसा करने वाले हैं या शांति लाने वाले हैं उन पर भी सख्ती से पहले कार्रवाई हो जाए। ये कार्रवाइयां नहीं होती है, यही कारण है तो कई बड़े मामले सामने आ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो योजना है, सरकार के निर्देश है, उस पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। सिर्फ राजनीतिक बयान तक यह सीमित नहीं रहना चाहिए। बहुत अहम और बहुत सार्थक बात आपने बताई सर। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव सर, आपसे ये सवाल रहेगा, चूंकि मैं इंदौर के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। इंदौर में हमने देखा था जो एक साल पहले वो ड्रग आंटी के नाम से बड़ा फेमस हुई, उसके बाद फिर ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन सामने आए, फिर पता चला कि मुंबई से भी कनेक्शन चलते थे। तो इस तरह से भी हमने इंदौर में पर्दाफाश होते हुए देखा। चूंकि मैं बार बार इंदौर इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पूरे इंडिया से वहां पर तमाम कार्रवाई भी हुई थी और कनेक्शन मिले थे, सबसे बड़ी बात। बहरहाल ये ट्रिपल टी फॉर्मूले से क्या इस तरह के कनेक्शंस को पकड़ना और आसान होगा सर? जी गौरव जी, आपसे सवाल है। चलिए, गौरव जी का हमारे साथ शायद कनेक्शन, एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। बहरहाल आदरणीय, मैं सुरेश शर्मा जी के पास लौटना चाहूंगा। सर, राजनीतिक स्थिति कितनी तरह से तैयार नजर आती है सर इस नए फॉर्मूले के लिए? क्योंकि हमारे जो अधिकारी होंगे, क्या वो पूरी तरह से आपको लगता है कि इस फॉर्मूले के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे? निश्चित रूप से ये अधिकांशतः तो इसका उपयोग किया ही जाता है। संदीप जी ने जैसा कहा, इसका उपयोग होता ही है कि हम ट्रेस करें, फिर उसके बारे में टारगेट करें, फिर उसको समाप्त करें करके। ये चीजें पहले से पुलिस में और अर्धसैनिक बलों में रहती है, जैसा उल्लेख भी हुआ है जी। मैं आपको एक चीज का और जो है ध्यान दिला रहा हूं। मैंने जैसा उल्लेख किया कि पीएफआई पर छापेमारी करके जो देश में हिंसा होने वाली थी और उसकी सूचना दी गई थी, उसको रोक लिया गया था जी। बड़ी संख्या में उसको रोक लिया गया था। आपको यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के तत्व हैं जो अपनी प्रेमिका के 35-35 टुकड़े करके और बड़ा फ्रिज खरीद के उसमें रखते हैं और फिर उसको फेंक के आते हैं। आप इस क्रूरता और निर्दयता को देखिए। ये कहां पनप रही है और किस क्षेत्र में पनप रही है। तो ये जो शंकाएं हैं हमारे सामने, ये कहीं न कहीं बड़े वातावरण को निर्मित करने के अंदेशा हैं। और आप देखिए कि देश में, मैं फिर कह रहा हूं, इस मेरे संदेश है, संकेत है मात्र जी। मैं कोई इस पे बहुत ज्यादा खुल के अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूं कि जो शासन व्यवस्था आजकल शुरू है, लग रही है, चल रही है, उस शासन व्यवस्था में इस प्रकार के नाराजगी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा होंगी ही, चाहे वो राजनीतिक दलों के माध्यम से हों, चाहे समुदायों के माध्यम से हों। आप ये देखिए कि आपके जबलपुर में एक मिशनरी का व्यक्ति करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं उसके घर से जी। तो आप शिक्षा पद्धति को भी देखिए, शिक्षा माफिया जो है एक प्रकार का, आप समझ गए होंगे मैं कहां बोल रहा हूं जी जी। तो वो भी इसी प्रकार की व्यूह रचना में शामिल है। आपने खुद कतर का उल्लेख किया, पर आप ये देखिए कि जो इस्लामिक राष्ट्र हैं और जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वहां पर भी किस प्रकार का वातावरण बन रहा है जी। जर्मनी के बारे में ये कहा जाता था एक समय कि यहाँ के व्यक्ति को केवल काम करने से मतलब है। हाँ। यहाँ जो है अशांति का वातावरण बन ही नहीं सकता। आप सब देख रहे हैं समुदाय विशेष वहां किस तरह का वातावरण पैदा कर रहा है। आपने इंदौर का उल्लेख किया। इंदौर जो है हमारे लिए एक बड़ा शोध का सब्जेक्ट है कि ये छोटी मिनी मुंबई हुई। तो इसके बाद जो मिनी मुंबई में मुंबई वाली सारी जो आपराधिक गतिविधियां और क्राइम वगैरह है और जो है ये बहुत सामने, ये सब इनको हमें समझना है। बिल्कुल। एक आपने खुद भी एक बात का उल्लेख किया जी। तो केवल छोटे मोटे बड़े अपराधों से हिंसा का ही मामला नहीं है, ड्रग का मामला है जी, जी, हथियारों का मामला है जी। ये जो बाकी सारी चीजें हैं, इनका प्रवाह तेजी से हुआ है। पाकिस्तान हमारे यहाँ ड्रोन से भेज रहा है, आज ही हम सब लोगों ने खबर पढ़ी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें
सतर्कता भी बरतना है और उनकी सूचना भी प्राप्त करना है और फिर उसको जो है उसका संधारण भी करना है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि इसके बारे में पुलिस प्रशासन और ये अर्धसैनिक बल पहले से तैयार है। हाँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो कभी कभी अभाव दिखाई देता था, वो इस समय लग रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के जागृत होने के बाद उसको उसके क्रियान्वयन के लिए रास्ते सरल हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास लौटूंगा। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे बड़ा था, मैं उसको शॉर्ट में एक बार दोहरा देता हूं। सवाल यही था, जो हमने इंदौर शहर में पिछले साल देखा था, वो ड्रग एंटी का कनेक्शन, फिर उसके बाद हमने देखा गोवा का कनेक्शन आया, मुंबई का कनेक्शन आया ड्रग्स से जुड़ा हुआ, और हमें ये देखने को मिला किस तरह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी करते, वैसे इंदौर में ड्रग्स की डिलीवरी हो रही थी। तो बहरहाल इस ट्रिपल टी फॉर्मूले से क्या आपको लगता है कि ये जो नशे के जो सौदागर हैं, इन पर भी अच्छी एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, समाज में किसी भी प्रकार की बुराई हो या अपराध हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को जब तक खुली छूट नहीं दी जाएगी, मुक्त हस्त से कार्रवाई करने के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक इस तरीके की समस्याएं हमेशा सामने आती रहेंगी। वो उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रशासन को राजनीतिक एजेंडों से मुक्त रखा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक एजेंडे आपके व्यक्तिगत पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रशासन के ऊपर थोप कर उसके माध्यम से अगर उन्हें लागू करना चाहेंगे तो वो विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इसे रोकने की जरूरत है। मैं संदीप जी का रुख करता हूं। संदीप जी, क्या वाकई शासन प्रशासन में एक वो जो बड़ी इच्छा शक्ति जिसका जिक्र गौरव जी कर रहे थे, उसकी कोई कमी नजर आती है कि हमें बिल्कुल बहुत दिल बड़ा करना होगा अगर इस तरह की कार्रवाई करनी? यानी जो यूपी में हमने देखा था, बिल्कुल ऑपरेशन जिस प्रकार से चलाए थे, बहुत आलोचना भी हुई थी सरकार की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने माफिया राज को बहुत हद तक कम किया था। देखिए विवेक जी, आप एक चीज मान के चलिए, मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि प्रशासन को, पुलिस को फ्री हैंड थोड़ा आपको देना पड़ेगा। जब तक आप देखिए, राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति ही प्रशासन को और पुलिस को मजबूती देती है। अगर दिखना चाहिए, मुझे लगता है कि जैसे कई मामले आते हैं हमारे यहाँ बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होते हैं, तो उसके बाद बुलडोजर चलता है विवेक जी। क्या कभी ऐसा कोई अपराधी है जिसका, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में अपराधी बन जाता है। बात आपने कही जी। आप देखिए ना कि हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे जबलपुर में एक बड़ा माफिया हुआ है, वो बड़ा माफिया बना क्यों? उसको बनाया किसने? मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, उसको बनाया राजनेताओं ने बड़ा माफिया। यूं ही नहीं बनता है कोई। तो मेरा ये मानना है कि पहले राजनेताओं को ये तय करना होगा, सत्ता से जुड़े लोगों को यह तय करना होगा कि क्या वाकई में जो 3 टी का फॉर्मूला है उसे हम अमल में लाना चाहते हैं या उसके जरिए कुछ लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी लोग, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष के लोग हों, सबके इर्द गिर्द तो माफिया है ना। आज छुपा किससे है? तो आज जरूरत इसकी है कि पहले नजीर पेश की जाए कि अपराध करे उसके बाद कार्रवाई हो। ये कोई मुझे न्यायोचित नहीं लगता जी। अपराधी पे तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन अपराध से पहले उसको अपराधी बनने से रोका जाए और उसे माफिया बनने से रोका जाए, इसकी भी जरूरत है वर्तमान दौर में, मुझे लगता है। और बिल्कुल यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा संदीप सर, क्योंकि विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद बहुत सी कहानियां निकलकर सामने आई थी, तो ये बात भी आई थी कि वही विकास दुबे के घर में बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक और सांसद बनने का ख्वाब रखते थे, उनकी मीटिंग होती थी विकास दुबे के घर पे। यानी कि ये चीज भी हमें देखना होगा कि उन छोटे मोटे जो चोर उचक्के रहते हैं उनको बड़ा माफिया आखिर बना कौन रहा है। बिल्कुल, मैं सुरेश जी का रुख करता हूं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। सुरेश जी, क्या आपको भी लगता है सर कि एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति रखनी होगी, सिस्टम को पूरी तरह से लगा देना होगा बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बात के कि जाइए नेस्तनाबूद कीजिए, जो गलत कर रहा है खत्म कीजिए? देखिए, ये एक स्वाभाविक वाक्य है ये कि जो भी कार्यक्रम होगा, योजना आएगी या उसके
क्रियान्वयन की बात आएगी तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम ये कह सकते हैं कि आप इसके अंदर भेदभाव मत बरतिए, निशानेबाजी मत करिए। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश का कोई ऐसा इतिहास समझ में नहीं आता कि बरसों बरस कांग्रेस की यहाँ सरकार रही है। मुझे नहीं लगा कि किसी कांग्रेसी ने बदले की भावना से भाजपाई के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई की हो, या भाजपा की जो इतने बरसों से सरकार है तो किसी कांग्रेसी या अन्य राजनीतिक दल के नेता के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की हो। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने पश्चिम बंगाल में खूब देखा है, ये आपने सबने जो हमारे साथी मित्र जुड़े हैं उन्होंने देखा है कि जिस तरीके से हो रहा है। आप तेलंगाना में आप सब देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। आपने महाराष्ट्र में तो हमारे साथी पत्रकार को जेल में जाते हुए भेजते हुए देखा, क्योंकि वो उनके बारे में कुछ ज्यादा दिखाने लग गए थे। तो मुझे लगता है प्रतिशोध की भावनाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में अभी चलन में नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात की जरूर चिंता करना चाहिए कि जो प्रशासनिक तंत्र है, वो जो ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश की जो ढीली है, थोड़ा सा लापरवाह है, वो और चाहे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो जिस तरीके से यहाँ ढीलेपन का आरोप लगता है या सरकार के साथ मिली भगत का आरोप लगता है कि, पर ये सब भ्रष्टाचार के लिए लगता है, कोई अपराध को दबाने के लिए। और इसमें मुझे अभी तक बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले, लेकिन हाँ, ब्यूरोक्रेसी को इस मामले में सतर्क होने की जरूर आवश्यकता है। इसके बारे में हमें चिंता व्यक्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई प्रतिशोध की भावना से काम करा जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश में चांस कम है। और ये धारणा इसलिए बन रही है क्योंकि मैं फिर से तीसरी बार के बाद में भी एक बात कहना चाहूंगा जी कि जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आई है जिनकी विचारधारा भिन्न है, क्योंकि हमने आज तक की आजादी के बाद से जो सत्ता देखी है वो लगभग कमोबेश एक जैसी विचारधारा की थी, इसलिए हमें परिवर्तन नहीं दिखा। अब विचारधारा का भी बदलाव हुआ है, इसलिए जो चल रहा था पैटर्न उसमें बदलाव आया है। और ये बदलाव जो है हमें ये महसूस कराता है कि जिनके बारे में एक नॉर्मल वातावरण होता था और जिनके बारे में अबनॉर्मल वातावरण होता था, तो अब नॉर्मल वाले को नॉर्मल वाले के समानांतर खड़ा किया जा रहा है, इसलिए ये लोगों में परेशानी का आभास हो रहा होगा। अदरवाइज पूरे देश भर में सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के नाम पर कोई आलोचना नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिशोध की भावना को देखने की बजाय इस बात को जरूर हम सब लोगों को देखना चाहिए कि अधिकारी वर्ग जो है, जो लापरवाह है मध्य प्रदेश का अधिकारी वर्ग, उसको थोड़ा सा सतर्क होकर के इन सारे कामों को भावनाओं के अनुरूप करने की जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अंतिम प्रतिक्रिया गौरव जी से ले लेता हूं। गौरव सर, ओवरऑल एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। हेलो जी। नहीं, मैंने कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो, मुक्त हस्त भी हो प्रशासन का, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। जैसा अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ये परिस्थिति नहीं थी, विचारधारा के परिवर्तन के कारण ऐसा लग रहा है। तो जब विचारधारा, दूसरी विचारधारा विपक्ष में थी, तो आखिर उसने अपनी विपक्ष की जो भूमिका है उसे ईमानदारी से निभाया क्यों नहीं? क्यों एक विचारधारा प्रशासन के ऊपर थोप दी गई और दूसरी विचारधारा विरोध करने में अपने आप को अक्षम पाती रही? सवाल यही है कि प्रशासन मुक्त हस्त से काम करे, खुले मन से काम करे, राजनीतिक विचारधारा हावी ना हो, और सारी अगर जब ये परिपाटी अपना ली जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार के कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन अपने आप बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे बस केवल यही कहना है कि गौरव जी ने जो मेरे मुद्दे से लेकर के कुछ बात कहने का प्रयास किया है वो शायद गलत है। और गलत इसलिए कि मैंने ये नहीं कहा कि विचारधारा ने विचारधारा के साथ टकराव किया है। मैंने ये कहा है कि विचारधारा से डेवलपमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनमें परिवर्तन आया है और उसके कारण कुछ लगता है, इसलिए ये चीज, इसका अलग वो मतलब नहीं है जो गौरव जी कह रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी मेहमानों का, बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, संदीप पौराणिक जी, सुरेश शर्मा जी, गौरव चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विषयों पर अपनी बहुत अच्छी परख रखते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रिपल-टी फॉर्मूला जब लागू होगा, किस तरह से इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा, अधिकारियों के साथ कन्वे कितना बेहतर होगा और इससे लाभ कितना मिलेगा, ये तमाम विषयों पर हमने चर्चा की थी, मेरिट्स पर भी, डिमेरिट्स पर भी। अब
ये आपको बताना है कि आपको हमारी चर्चा कैसी लगी। फिलहाल के लिए एंड स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।